हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे जो टॉपिक थे प्लांट फिजियोलॉजी के, इसमें जो हमारी यूनिट थी प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो 9 मार्क्स की थी वो कंप्लीट हो चुकी है। या कहें कि जो 5th से और 9 नंबर के लेसन तक के जो टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो हम बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड की, तो प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड जो है, इसके अंदर भी हम प्लांट या पादप जो रहते हैं उन पादपों से रिलेटेड ही उनके शरीर में या कहें कि प्लांट की बॉडी में होने वाले जो फंक्शन है उन्हीं की स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, जैसे रेस्पिरेशन हो जाता है, इसके बाद जैसे नाइट्रोजन चक्कर हो जाता है, इसके बाद प्लांट जो हार्मोन रहते हैं या प्लांट ग्रोथ है, तो ये टॉपिक आ जाते हैं। इनमें से जो हम बात करेंगे वो है फर्स्ट में जैसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण में और रेस्पिरेशन में ठीक अपोजिट रिएक्शन होंगी। इसमें जिस सब्सटेंस या मटेरियल का फॉर्मेशन होगा तो रेस्पिरेशन के अंदर उसी का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हम ये देखें प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, किसके बारे में हमें स्टडी करनी है यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, हम यदि देखें इसको, तो प्रकाश संश्लेषण में सिक्स CO2 और 12 H2O। क्लोरोफिल, देखिए CO2 के 6 मॉलिक्यूल, H2O के 12 मॉलिक्यूल, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी प्लांट के क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चलेगी। अब यहाँ पर हो जाता है C6H12O6 प्लस O2, ये। तो यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन की यदि हम बात करें तो हमने ये कहा कि 6 CO2 मॉलिक्यूल, 12 H2O मॉलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। तो ये देखिए इस जगह एक तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ऊर्जा होती है या एनर्जी होती है वो मिल जाएगी सनलाइट से। इसके बाद एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोरोफिल होता है पादप की पत्तियों में, और क्लोरोफिल जो हरे रंग के या ग्रीन कलर के जो भी पार्ट रहते हैं प्लांट में उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकते हैं, यानी कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम भी ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरीके से हमें प्लांट का जो ग्रीन पार्ट रहता है उसमें मिलेगा हमें क्लोरोफिल। इसके बाद CO2 इन्वायरमेंट से मिल जाती है। H2O पादप है जो सोयल रहता है उससे एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके बाद ये रिएक्शन होगी। इनमें से यदि एक भी पार्ट अब्सेंट हो जाता है तो ये रिएक्शन नहीं होती है, चाहे उसमें वाटर हो, चाहे उसमें सनलाइट हो, चाहे उसमें CO2 हो, चाहे उसमें H2O। कोई भी पार्ट है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या कमी हो जाती है या अनुपस्थित रहता है, अब्सेंट रहेगा, तो उस समय ये रिएक्शन नहीं होगी। इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके बाद ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो हम ये कहेंगे कि इस रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हुआ। इसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो सब प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम ये कहें कि ऑक्सीजन जो है वो उप उत्पाद के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी। अब इसमें देखिए कि इसके साथ ही एक ये रहता है 6H2O। ये 6 अणु
H2O के भी बनते हैं। अब इसी रिएक्शन को हम नॉर्मली बार बार लिखते हैं, तब किस तरीके से लिखते हैं? देखिए इधर 12 है, H2 है और इधर 6 है। तो यहाँ पर देखिए जब ये रिएक्शन होगी उसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, CO2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, या कहीं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल काम में आएगी। इधर जब ये रिएक्शन शुरू होती है उस समय 12 H2O मॉलिक्यूल, 12 यानी 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यूज में होंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल से हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो हम ये कहें कि मेनली यदि इनका रिजल्ट देखें तो हम ये कहेंगे कि 6 वाटर मॉलिक्यूल ही काम में आए। 6 तो हमें लास्ट में फिर से बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 6 से रिएक्शन कर देते हैं, नहीं। मेनली ये रहता है कि जो रिएक्शन है उसको करवाने के लिए मिनिमम वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो 12 चाहिए, उसके बाद वो लास्ट में बनते हैं। लेकिन इसको हम जैसे लीजिए बार बार इनको लिखने की बजाय क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट में कर दिया जाता है कि 6CO2 प्लस 12 H2O प्लस सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। इसके बाद जो है C6H12O6 प्लस 6O2, यानी हम क्या करते हैं कि इधर जो 6 था उसको अब यहां से हटा करके ये कर देते हैं 6। मेनली इस रिएक्शन में कितने काम में आ रहे हैं? 6 आते हैं। यदि एंड में देखते हैं 12 काम में आए, 6 बन गए, इसका मतलब 6 काम में आए और 6 यूज में हुए। तो हम इस रिएक्शन को इस तरीके से भी शो करते हैं। दोनों ही रिएक्शन होते हैं उनको सही माना जाता है, यानी ये कहें कि ये रिएक्शन कहें या फिर ये रिएक्शन कहें, दोनों एक ही बात है। एग्जैक्ट रिएक्शन ये होती है, लेकिन इसको भी गलत नहीं माना जाता है यदि लिखा जाता है। तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होगी, क्या डेफिनेशन होती है इसकी। तो इसमें देखिए 6 CO2 मॉलिक्यूल एंड 6 H2O मॉलिक्यूल क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं एंड 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के सब प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन 6 कार्बन के 6 CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 H2O जल के अणु का सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में रिएक्शन करके ग्लूकोज के एक अणु का फॉर्मेशन करते हैं जहां ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यदि इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन यदि हम बात करें ऑक्सीकरण अपचयन रहती है, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, इसके अंदर ऑक्सीकरण अपचयन की रिएक्शन चलती है। कि ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीडेशन होगा, केवल अपचयन होगा, नहीं, इसके अंदर बार बार ये रिएक्शनें रहती हैं। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। इसके बाद देखिए कि इससे रिलेटेड किन किन साइंटिस्ट ने, ये भी नहीं कि कोई ये इतनी सिंपल रिएक्शन है तुरंत इसको पता किया, किन किन साइंटिस्ट ने यहाँ पर जो है अपना योगदान दिया। अब हम इनको देखते हैं। कुछ एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फोटोसिंथेसिस पर वर्क किया। इसके बाद इनके बारे में एक एक स्टेप के बारे में उन्होंने बताया। तो काफी साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर काम किया है, उनका योगदान रहा है। तो इनके अंदर देखिए सबसे फर्स्ट में यदि हम बात करें स्टीफन हॉल्स है। तो स्टीफन हॉल्स जो साइंटिस्ट था, ये साइंटिस्ट सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया इसने। तो इसने जो स्टीफन हॉल्स है, इसने ये कहा कि जो प्लांट रहते हैं वो एयर रहता है, वाटर रहता है, यानी वायु और जल को यूज में लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्ट है या फिर कहें कि कुछ पदार्थ है उसका संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले स्टीफन हॉल्स ने बताया। और ये जो है इसको कहा गया प्लांट फिजियोलॉजी का जनक, यानी फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसको कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी।
तो ये तो हुआ इसका। सबसे फर्स्ट में प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो रिकॉर्डेड जो प्रमाण मिले थे वो स्टीफन हॉल्स के द्वारा ही दिए गए थे। इसके बाद अगला है जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन जो रहती है वो प्राप्त होती है या वायु को शुद्ध किया जाता है। यानी इसने ये कहा कि वातावरण की वायु रहती है, एयर रहती है, उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्योर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला आता है इंजन होज। तो इंजन होज है, इसने देखिए इंजन होज है, उसने ये कहा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला जो सेल्वियर है और सेसर है, इसने जो बताया कि इसके अंदर CO2 है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। देखिए अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग स्टेप किए। जैसे प्रेस्टले ने ऑक्सीजन बताया कि ऑक्सीजन फ्री होती है, यहाँ पर मुक्त होती है। इसके बाद इंजन हाउस ने कहा कि सनलाइट की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की। इसके बाद सेल्वियर एंड सेसर ने कहा कि CO2 है, इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद मेयर ने कहा कि फोटोसिंथेसिस में जो लाइट जो रिएक्शन होती है या फिर कहें प्रकाश ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में हम ये कहें फोटो एनर्जी, इसको केमिकल एनर्जी में इसमें चेंज किया जाता है। इन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये मेयर ने बताया। इसके बाद अगला जैसे ब्लैकमैन है। ब्लैकमैन ने यह कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं रहती हैं वो 2 स्टेप में होती हैं। यानी इसने ये कहा कि 2 स्टेप है इसके अंदर, न कि केवल ये एक रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जिसको प्रकाशिक अभिक्रिया का। सेकंड स्टेप के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको अप्रकाशिक अभिक्रिया का। तो हम ये कहें कि यहाँ पर ब्लैकमैन ने ये कहा कि प्रकाश संश्लेषण के 2 स्टेप रहेंगे, फर्स्ट प्रकाशिक, दूसरा अप्रकाशिक। इसके बाद देखिए जो वान निकेल है, इसकी बात करें तो इसने वान नेल ने ये कहा कि जो यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन ये बन रही थी, ये इधर CO2 से है या फिर ऑक्सीजन से। तो इसने ये बताया कि ये जो ऑक्सीजन है ये H2O से प्राप्त होती है। इसके बाद है रॉबर्ट हिल है, इसने भी इसी को कंफर्म किया। रॉबर्ट हिल ने क्या किया कि ये कंफर्म कर दिया कि ऑक्सीजन है वो जल के अणुओं से या वाटर मॉलिक्यूल से ही प्रोड्यूस होती है। इसके बाद रोबिन है और कैमेन है, इसने जो आइसोटोप है या फिर कहे ऑक्सीजन जो 18 है आइसोटोप इसको यूज में लेते हुए एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से ही निकलती है। इसके बाद है केल्विन बेंसन। केल्विन बेंसन ने C3 साइकिल है, इसकी एक एक मैकेनिज्म होती है, सभी स्टेप्स को रेडियो आइसोटोप एंड कार्बन 14 है उसको यूज में लेते हुए काम में C3 साइकिल की खोज की। इसके बाद हैचवे स्लैक ने C4 साइकिल की खोज की। तो इस तरीके से काफी साइंटिस्ट हैं जिनका योगदान रहा इसमें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कहाँ पर होगी। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन जो रहती है वो हरित लवक में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो एक बार हम क्लोरोप्लास्ट उसकी स्ट्रक्चर है उसका डिस्कस करते हैं कि किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। यदि इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट में हम ये कहेंगे कि हरित लवक जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जिसमें बाह्य झिल्ली और दूसरी जो रहती है उसको कहते हैं अंतर झिल्ली। तो यहाँ पर ये कहें कि फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो हरित लवक है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर या दोहरी झिल्ली युक्त एक कोशिकांग होता है जो प्लांटों में प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पर इन दोनों झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, इनके बीच में जो गैप रहता है इसको पेरिप्लास्टिडियल
स्पेस या स्थल बोलते हैं कि पेरिप्लास्टिडियल स्थल होता है ये। यदि इसकी बात करें प्लास्टिडियल स्थल। इसके बाद ये जो झिल्ली है इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ रहता है उसको हम नॉर्मली जो है स्ट्रोमा या फिर कहे मैट्रिक्स, लेकिन मेन जो वर्डिंग है वो स्ट्रोमा यूज में लेंगे, मैट्रिक्स को इतना यूज में यहाँ नहीं लेते हैं। तो हम ये कहें कि इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उस पदार्थ को हमने कहा स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब इनको देखिए कि स्ट्रोमा के अंदर कुछ जैसे कोइंस या प्लेट जैसी स्ट्रक्चर रहती है, यानी ये कहें जो सिक्के रहते हैं या प्लेट जो है वो एक के ऊपर एक रखी हुई रहती है। इस तरीके की संरचनाएं यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो संरचनाएं होती है इन संरचनाओं को कहा जाता है ग्रेनम, सिंगुलर नंबर में। प्लूरल नंबर के अंदर जैसे एक ग्रेनम ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये। और इन संरचनाओं को जो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है इनको यदि सम्मिलित रूप से देखेंगे तो हम इनको बोलते हैं ग्रेनम। तो ये तो हुआ स्ट्रोमा और ये हुआ ग्रेना। सिंगल नंबर है तो ग्रेनम हो जाएगा। इसके बाद है कि ये जो ग्रेना है हमने ये कहा कि ये प्लेट या सिक्के जैसे ढेर हैं, तो इनमें से एक जो संरचना रहती है एक यूनिट है उसको क्या कहते हैं, तो एक यूनिट को कहते हैं थैलेकोइड। ये इसकी इस एक यूनिट की बात करें केवल इस संरचना की, और यदि इस पूरे पार्ट की बात करें तब ये पार्ट है और ये हुआ एक संरचना, और यदि इन सभी को कहते हैं तब ग्रेनम। तो ये जो थैलेकोइड हुआ, इसके बाद जैसे ये ग्रेनम है और ये ग्रेनम है, इनको जोड़ने के लिए एक ये संरचना होती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली, स्ट्रोमा लेमिली, या फिर इसको कहते हैं फ्रेट, या फिर कहे इंटरग्रेनम। तो ये कहा जाता है इनको। इसके बाद देखिए कि ये जो पार्ट है इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। देखिए ये पार्ट डीएनए होता है, इसके अंदर आरएनए भी होता है, इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए हम बात करें ये थैलेकोइड है इसके बारे में। थैलेकोइड की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो रियलिटी में जो थैलेकोइड है उसकी स्ट्रक्चर देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं कि वास्तविक रूप से थैलेकोइड इस तरीके की संरचना है। ये डबल मेम्ब्रेन की संरचना है और इसकी जो आंतरिक झिल्ली रहती है इस झिल्ली पर कुछ पार्ट इस तरीके के बने हुए रहते हैं। ये और ये जो पार्ट है इनको कहते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम बोलते हैं। ये जो क्वांटासोम है इन क्वांटासोम्स के अंदर ऐसे लिक्विड पार्ट भरा हुआ रहता है। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को कहते हैं हरित लवक, पर्णहरित, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोलते हैं, पर्णहरित। तो देखिए पर्णहरित और हरित लवक दोनों में डिफरेंस है, यानी क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल दोनों अलग पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट तो ये पूरी स्ट्रक्चर होती है और क्लोरोफिल तो यहाँ पर जो एक छोटा सा पार्ट है ये थैलेकोइड है, इसके अंदर भी एक छोटा पार्टिकल है क्वांटासोम। उस क्वांटासोम में छोटे पार्टिकल होते हैं उनको कहते हैं। मेन रूप से जो सनलाइट या प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण यही करते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए कैरोटेनॉइड्स भी पाए जाते हैं कि ये जो पार्ट होता है इसी पार्ट के अंदर हम ये कहें कि जैसे कैरोटेनॉइड्स हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे, फाइकोबिलियंस भी होंगे, फाइकोसाइनिन है, फाइकोइरिथ्रिन है, ये भी रहेगी। वो सभी वर्णक हैं, वो सहायक वर्णक होते हैं और वो भी प्रकाश ऊर्जा का ही अवशोषण करते हैं। तो इस तरीके से हम ये कहें कि ये तो रहते हैं कि जो मेनली कौन सा पार्ट है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अब इसके अंदर देखिए एक कोशिका में एक सेल में
लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे ग्रेना की, तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रेना होते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि जैसे ये पर्णहरित की, तो एक पर्णहरित एक थैलेकोइड है। थैलेकोइड के अंदर या कहें कि एक क्वांटासोम के अंदर क्लोरोफिल जो रहते हैं वो लगभग 230 के आसपास होते हैं। तो ये है मेन रूप से जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं। अब ये जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं वो दृश्य प्रकाश के अंदर या विजुअल लाइट में करते हैं। तो विजुअल लाइट या दृश्य प्रकाश में जो अवशोषण करते हैं यानी विजुअल लाइट, इसका जो तरंग धैर्य रहता है, यदि इसके लैम्बडा की बात करें हम, तरंग धैर्य जो है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ये तो ये 400 से 700 नैनोमीटर लैम्बडा के तरंग धैर्य का ये अवशोषण करते हैं। यानी इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से 700 होती है। इसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। इसको कहा जाता है पीसीआर, प्रकाश सक्रिय विकिरण, फोटो रिएक्शन, जो फोटो पीएआर, फोटो एक्टिव रेडिएशन, फोटो एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश सक्रिय विकिरण। तो ये रहते हैं ये पार्ट, यानी जिनको प्रकाश संश्लेषण के अंदर यूज में लेते हैं उन विकिरण को यहाँ पर कहा जाता है। मेनली जो प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो रेड कलर के प्रकाश में जैसे सबसे अधिक होता है, ग्रीन कलर में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो है प्रकाश संश्लेषण कौन सा वर्णक काम में आएगा। इसके बाद देखिए इसके साथ में क्लोरोफिल होता है, उसकी स्ट्रक्चर है, ये इनके सहायक वर्णक है, उनकी बात है, तो उनका डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसके साथ जो सहायक वर्णक है उनमें जैसे हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स की, जिसके अंदर कैरोटीन आ जाएगा, जेंथोफिल आ जाएगा। इसके बाद अगला जो पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जैसे फाइकोबिलियंस जो है, फाइकोसाइनिन्स है, तो वो वर्णक और ये वर्णक। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो क्वांटासोम है ये सबसे छोटी यूनिट प्रकाश संश्लेषण के अंदर पार्ट होता है जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो यदि प्रकाश ऊर्जा की बात करें तो क्वांटासोम करता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में। कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि कंटिन्यूस एनर्जी का यूज करेगा, छोटे पैकेट में करेगा जिनको क्वांटा बोलते हैं, और स्ट्रक्चर हुई क्वांटासोम। तो यहाँ पर ये देखिए कि मेन रूप से जो रिएक्शन होगी वो इस जगह पर चलेगी। अब यहाँ पर रिएक्शन हमने देखिए थोड़ी देर पहले ही बताया कि प्रकाश संश्लेषण में 2 रिएक्शन है। एक रिएक्शन जो रहती है वो प्रकाशिक है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होगी, दूसरी रिएक्शन है वो अप्रकाशिक है जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाशिक जो रिएक्शन होगी, यदि हम इसकी बात करें तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यदि हम बात करें, इस पार्ट में प्रेजेंट है क्लोरोफिल या हरित लवक इस जगह पर। तो इस जगह पर तो जो लाइट रिएक्शन होगी या प्रकाश अभिक्रिया होगी वो होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा है उसका अवशोषण होगा। इस तरीके से विजुअल लाइट है उसका अवशोषण ये मॉलिक्यूल्स करेंगे यहाँ पर। तो हम ये कहें प्रकाश ऊर्जा या फिर कहें सूर्य की जो लाइट होती है उसका एब्जॉर्प्शन इस थैलेकोइड में उपस्थित क्वांटासोम के द्वारा किया जाएगा। क्वांटासोम में मुख्य वर्णक जो रहेगा वो क्लोरोफिल है और दूसरे वर्णक है वो सहायक वर्णक है। तो मुख्य वर्णक और सहायक वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, या कहें क्वांटासोम प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इसके बाद सहायक वर्णक जो रहेंगे वो भी ऊर्जा इस पर्णहरित को ही देंगे, यानी मेन रूप से जो सहायक वर्णक है वो भी ऊर्जा इसी को ही देंगे, पर्णहरित को। तो मेन जो रिएक्शन होती है वो पर्णहरित से या क्लोरोफिल के द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखें कि जो ये एनर्जी यहाँ पर यूज में ली जा रही है, इस पार्ट में ये ऊर्जा है या सनलाइट है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो हम ये प्रकाशिक ऊर्जा इस थैलेकोइड में होगी या फिर कहें ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगी। एंड लाइट रिएक्शन जो है वो कहां पर होती है, ग्रेना के अंदर।
दूसरा पार्ट है, हमने ये कहा कि अप्रकाशिक अभिक्रिया भी होती है। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया इस भाग में न होकर के वो होगी डार्क रिएक्शन जो है वो होती है इस स्ट्रोमा में, यहां पर कि डार्क रिएक्शन यहां होगी, लाइट रिएक्शन यहां होती है। इसके बाद देखिए कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसका उपयोग, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग डार्क रिएक्शन में किया जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन तभी होगी जब ये रिएक्शन होती है। तो जब लाइट रिएक्शन होगी उसके बाद होगी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जैसे बंद हो जाएगी कुछ समय बाद डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगी, या कहे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी बंद हो जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों रिएक्शन इन पार्टों में होगी, एक यहाँ पर होगी और एक यहाँ पर होती है। तो ये थे पार्ट हमारे कि कौन सी रिएक्शन कहां पर होती है, कौन से वर्णक रहेंगे। तो मेन वर्णक जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, बचे हुए यानी क्लोरोफिल है, बचे हुए है वो हेल्पर होते हैं या सहायक वर्णक होते हैं। तो ये देखिए